हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 2 में यह 12वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। यह जो 12वां प्रैक्टिस सेट है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न होगा, यानी सोशल स्टडीज़ का यह 12वां प्रैक्टिस सेट है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एक करके हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सभी प्रश्नों को देखेंगे, उत्तर को डिस्क्रिप्शन के साथ। तो हम उम्मीद करेंगे आपसे कि आपको वीडियो पसंद आएगा, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे स्क्रीन पर जो पहला सवाल आया है कि पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ है। गोल घर जो पटना में स्थित है वह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ है। ऑप्शन है कि वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में, या फिर लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, या फिर सर जॉन शॉर के, या लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ है। तो इसका जो निर्माण संपन्न हुआ है वो 1786 के आसपास जो है यह पूरी तरह से बन करके गोल घर जो है यह कंप्लीट हो गया था। इसका जो निर्माण कार्य चल रहा था पटना में गोल घर का, यह चल रहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कि मीर कासिम ने बंदूक एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी, किस जगह पर किया था। यह स्थापना उन्होंने पटना में किया था, या यह स्थापना उन्होंने भागलपुर में किया था, या फिर मुंगेर में, या बक्सर में। तो मीर कासिम ने बंदूक एवं तोप की कारखाना की जो स्थापना किया था वो बिहार में मुंगेर ज़िले में किया था, और उसने अपनी राजधानी को भी जो है मुंगेर स्थापित किया। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मुंगेर में जो है मीर कासिम के द्वारा बंदूक और तोपों की कारखाना स्थापित किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध संथाल विद्रोह, अंग्रेजों के विरुद्ध जो संथाल विद्रोह हुए हैं उसकी अवधि क्या थी। अवधि 1855-56 है, या फिर 1855-57 है, या 1881-82 है, या फिर 1883 या 85 का काल है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा। संथाल विद्रोह कब हुआ है। तो संथाल विद्रोह का जो अवधि है यह सबसे जो सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर इसके लिए ए, बी, सी या फिर डी होगा जी। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा कि 1855 में यह विद्रोह शुरू हुआ था, और 1855 से 56 के बीच यह विद्रोह हुआ है। ऑप्शन नंबर ए के रूप में हम लोग करेक्ट आंसर जानेंगे। अगला सवाल है, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संथालों ने 1855-56 में अपने सरकार की घोषणा की थी। जो 1855-56 में संथालों का विद्रोह हुआ है तो उसमें किस क्षेत्र में संथालों ने यह घोषणा किया था। मुंगेर भागलपुर, या भागलपुर राजमहल की पहाड़ियों की तरफ, या फिर गया मुंगेर की तरफ, या शाहबाद और गया की तरफ। इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा चौथा नंबर सवाल के लिए, कि यह जो जगह था यह भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों के बीच यह जगह था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है, 1942 में हुआ है। तो भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे जो हैं वह सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में प्रभावित रहा। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगा जो है सबसे अधिक किधर व्यापक रहा, बिहार में, बंगाल में, गुजरात में, या फिर संयुक्त प्रांत में। इसका जो उत्तर हमें कूट के रूप में उत्तर करना है कि 1 और 2 है, या केवल 2 है, या 2, 3 है, या 1, 4 है। तो सबसे जो सही जवाब है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो सर्वाधिक दंगे हुए हैं वो बिहार और संयुक्त प्रांत क्षेत्र में हुए हैं, यानी डी आंसर जो है वो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसने तृतीय बौद्ध संगीति परिषद की अध्यक्षता किसने की थी। ये मोगल पुत्र तीर्थ हैं, या पिंगलवत्स, महाकश्यप, या वसुमित्र। तो छठा नंबर सवाल के लिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई है यह हुआ कहाँ है। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है यह आधुनिक बिहार के पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। पटना इसका जो है स्थल है, तीसरा बौद्ध संगीति वहीं हुआ है।
उस समय जो शासनकाल चल रहा था वह अशोक महान का शासनकाल चल रहा था, और उसकी जो अध्यक्षता, तीसरी बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता किए हैं वह मुगली पुत्र तिष के द्वारा किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए सबसे सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, तथा साथ ही साथ आप अगर यह वीडियो को लाइक नहीं किया है अब तक तो एक बार लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग अपनी बेहतर तैयारी इससे कर सकें। 7वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य नोनिया विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। नोनिया विद्रोह जो बिहार में हुआ है 1778 से 1800 ईस्वी के बीच में, तो ये नोनिया विद्रोह किस इलाके में हुआ था। इससे प्रभावित जिला सारण, वैशाली, पूर्णिया या फिर ये सभी जो है इससे प्रभावित जिले हैं। तो 7वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सारे जिले जो हैं यह नोनिया विद्रोह से प्रभावित जिले हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार के किस जिले में स्थित था। यह नालंदा जिला में स्थित था, गया जिला में स्थित था या फिर भागलपुर या पटना। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, 3 विश्वविद्यालय प्राचीन काल के बहुत फेमस विश्वविद्यालय के रूप में जाने जाते हैं। एक तक्षशिला, विक्रमशिला और फिर नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो भागलपुर जिले में स्थित था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कांसे की मूर्ति के निर्माण की उन्नत शैली किस काल में विकसित हुई है। कांसे के निर्माण की जो उन्नत शैली है यह गुप्त काल में विकसित हुई है, या मौर्य काल में, या फिर शुंग काल में, या पाल काल में। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि जो बिहार में कांसे की मूर्ति के निर्माण की जो उन्नत शैली विकसित हुई है यह मुख्य रूप से पाल काल में सबसे अधिक विकसित हुई है। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि बिहार में किस मानसून से अधिकतम वर्षा होती है। वह मानसून जो हिंद महासागर से उठती है, या वह मानसून जो बंगाल की खाड़ी से, या वह मानसून जो अरब सागर से, इनमें से किस मानसून से जो है बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो बिहार की जो अधिकतम वर्षा है यह बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठती है उस मानसून से होती है, अर्थात 10वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला है 11वां नंबर प्रश्न, जो कि भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है। तो हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि जब हम लोग भूगोल से रिलेटेड प्रश्न करने जा रहे हैं तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी के द्रव पदार्थों से घनीभूत हो जाने पर बनी जो चट्टान है वो कौन से नाम से जानी जाती है। आग्नेय चट्टान से, अवसादी चट्टान, या फिर रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। इसको किस नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से जो चट्टानें बनती है उसको आग्नेय या इग्नस शेल या आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर 12वां नंबर प्रश्न है। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टान के अंतर्गत आती है। क्वार्टजाइट, संगमरमर या ग्रेनाइट। ध्यान से देखा जाए तो क्वार्टजाइट, संगमरमर और ग्रेनाइट ये तीनों जो है ये जैविक नहीं है, ये तीनों अजैविक के रूप में जाना जाएगा। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कोयला जो है जो कि सबसे जैविक चट्टान के रूप में जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। वो नीस है, ग्रेनाइट है, कोयला है या फिर चूना पत्थर है। कौन सी चट्टान जो है वो रूपांतरित चट्टान है, यानी कौन सी चट्टान जो है वो मुख्य चट्टान से परिवर्तन होकर के बनी है। तो इसमें सबसे सही उत्तर कौन सा होगा, नीस, ग्रेनाइट, कोयला या फिर चूना पत्थर। तो इसके लिए जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 13वां नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नीस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। तो ज्वार भाटा की जो स्थिति उत्पन्न होती है यह पृथ्वी का चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, या पृथ्वी का सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, या फिर पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण,
या चंद्रमा का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 14वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी होगा कि पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है जिस कारण जो है गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। 15वां नंबर सवाल है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। वायुमंडल की जो परतें हैं जिसमें क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, संताप मंडल और बाह्य मंडल, ये सारे जो परतें हैं इसमें से ओजोन परत, ओजोन लेयर जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हम लोगों की हिफाजत करता है, पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को बचाता है, यह किस मंडल में पाई जाती है। तो 15वां नंबर सवाल का जो सबसे सही है वो ऑप्शन नंबर सी है कि ओजोन परत जो है मुख्य रूप से पाई जाती है समताप मंडल में, और वहीं से अल्ट्रावायलेट रे जो है रोक दिया जाता है पृथ्वी पर आने से, और पृथ्वी पर जो भी जीव है उससे उसकी हिफाजत होती है। अगला सवाल है 16वां नंबर सवाल है कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है। यानी रेडियो तरंग का संचरण, रेडियो तरंग किस मंडल से होकर के गुजरती है। रेडियो तरंग जो गुजरती है वो आयन मंडल से होकर के, या क्षोभ मंडल से, या समताप मंडल से, या फिर बाह्य मंडल से। तो 16वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही रूप उत्तर जाना जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि रेडियो तरंग का जो संचरण होता है वो आयन मंडल में मुख्य रूप से होता है। अगला सवाल है 17वां नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर पाया जाता है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका सबसे अधिक घनत्व जो है यह क्षोभ मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है, मध्य मंडल में, या फिर आयन मंडल में। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 17वां नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सबसे अधिक जो घनत्व पाया जाता है वह क्षोभ मंडल में पाया जाता है। हम लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं इससे ऊपर जो मंडल है वो क्षोभ मंडल के नाम से ही जाना जाता है। अगले फिर ऊपर जो ऊपर की ओर बढ़ते हैं वहाँ से मंडल अलग अलग रूप में बढ़ता है। अगला सवाल है कि प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है। प्रति चक्रवात में तापमान में वृद्धि होना है, तेज पवन है, या स्वच्छ आसमान है, या तीव्र वृष्टि है। तो इसका जो 18वां नंबर सवाल का सबसे सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि स्वच्छ आसमान जो है ये प्रति चक्रवात की विशेषता है। प्रति चक्रवात उत्पन्न होने से पहले आसमान का साफ होना ये प्रति चक्रवात की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर 19वां नंबर प्रश्न है कि मृदा की पीएच मान में वृद्धि से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा का जो पीएच वैल्यू है, तो पीएच वैल्यू को हम लोग जानते चले सबसे पहले कि पीएच मान जो है यह अक्सर इस तरह कंफ्यूज करता है, हालांकि ये साइंस का प्रश्न है लेकिन कभी ज्योग्राफी में जो है इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो पीएच वैल्यू जो है वह 0 से 14 के बीच होता है, और जो 0 से 7 है वो पीएच वैल्यू एसिडिक होता है यानी अम्लीय होता है, और जो 7 से 14 है वो पीएच वैल्यू जो है वो बेसिक होता है यानी भस्मीय होता है। और जो 7 है पीएच वैल्यू जिस भी मटेरियल का, जिस भी सब्सटेंस का, जिस भी पदार्थ का जो पीएच मान है अगर 7 है तो फिर वो पदार्थ जो है उदासीन कहलाता है यानी न्यूट्रल कहलाता है। तो 19वां नंबर सवाल का जो सबसे सही उत्तर है कि पीएच मान में जब वृद्धि होगी, मृदा का जो पीएच मान है तो वो धीरे धीरे जब वृद्धि होगी तो उससे क्षारीय मृदा का निर्माण होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है 20वां नंबर सवाल है कि लक्षद्वीप जो समूह है यह कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है यह अरब सागर में स्थित है, या बंगाल की खाड़ी में, या फिर हिंद महासागर में स्थित है। तो 20वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही जवाब के रूप में आंसर जाना जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए कि लक्षद्वीप की स्थिति जो है वो अरब सागर में है। इस तो हम सभी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के तेगभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। बंगाल का जो तेगभागा किसान आंदोलन है उसकी मांग थी कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, या फिर भूमि का वास्तविक खेतीहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान किया जाए, भूमि का स्वामी कृषि को बनाया जाए, या जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषिदाता का अंत, या फिर कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। तो जो सबसे सही जवाब है 21वां नंबर क्वेश्चन के लिए वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। ये जो है बंगाल के तेगभागा किसान आंदोलन की प्रमुख मांग थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि आप तक, और बेल आइकन को दबाइए, कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। 22वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक अब्दुल कलाम आज़ाद यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अभी हाल ही में उनका जो जन्म दिवस है वो गुजरा है, जिस पर भारत में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनके जन्म दिवस के अवसर पर पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो इन्होंने आज़ादी के दौरान पत्रिकाएं प्रकाशित किए थे, उसमें से कौन सी पत्रिका इनके द्वारा प्रकाशित की गई है? अल हिलाल है, कॉमरेड है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है या जमींदार है? तो इनके द्वारा जो प्रकाशित की गई पुस्तक है, पत्रिका है, वो अल हिलाल है। और इस पर जब सरकार ने बैन लगाया तो इसी से मिलता जुलता एक नाम से इन्होंने एक और पत्रिका का प्रकाशन किया है, उसका नाम अल बलाग है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे, सभी भारतीय नेताओं को ये धारण करना था? यह कौन से रिपोर्ट में आया था? साइमन कमीशन में, या शिमला सम्मेलन में, या फिर क्रिप्स प्रस्ताव में, या कैबिनेट मिशन में? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि यह बात जो हुई थी यह शिमला सम्मेलन में हुआ था। बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, या लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या फिर लॉर्ड वेवेल? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है, रॉलेट एक्ट आया कब है? तो रॉलेट एक्ट आया है 1919 ईस्वी में। याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट कब आया है? 1919 ईस्वी में। और इसी के बाद जो है भारत में जलियांवाला बाग जैसा नरसंहार उत्पन्न हुआ था। 24वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही जवाब हो जाएगा कि जलियांवाला बाग के समय जो भारत का वायसराय था, रॉलेट एक्ट के समय जो भारत के वायसराय, इस प्रश्न के हिसाब से रॉलेट एक्ट के समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जी, अकबर के शासनकाल के दौरान, या फिर जहांगीर के शासनकाल के दौरान, या फिर शाहजहां या औरंगजेब? इनमें से किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान जो है अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वह 1600 ईस्वी में हुआ है। 1600 ईस्वी के बाद ही कोई यहाँ स्थापना किया होगा। इस प्रकार अकबर की स्थिति तो वहाँ होगी नहीं। अब बात आती है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो औरंगजेब भी नहीं होंगे। 25वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा कि अकबर के बाद जहांगीर का शासनकाल था, जिस समय भारत में मुगल सम्राट जहांगीर के काल में भारत ने सर्वप्रथम यहाँ कारखाना स्थापित किया था। 26वां नंबर सवाल है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, या असहयोग आंदोलन के दौरान, या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, या फिर स्वदेशी आंदोलन के दौरान? तो इसका जो 26वां नंबर सवाल के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा कि जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और सभी शीर्ष नेताओं को 1942 में सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, गांधी जी से लेकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक। तो जो पूरा आंदोलन का जो कार्यभार था वो अरुणा आसफ अली के ही जिम्मेदारी में था, यानी ये इन्होंने ही प्रमुख रूप से उसको जो है चलाने का कार्य किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा 26वां नंबर सवाल के लिए। आगे है 27वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? दांडी यात्रा जब गांधी जी शुरू किए थे तो उस समय कौन सा आंदोलन, दांडी यात्रा के जरिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया है? वह होम रूल आंदोलन शुरू किया है, या असहयोग आंदोलन शुरू किया है, या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया है, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया है? तो सबसे पहले जानते चले 1917 में हुआ है होम रूल आंदोलन, 1920 से 22 तक चला है असहयोग आंदोलन, 1930 में शुरू हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में शुरू हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो प्रमुख आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू हुआ है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यह दांडी यात्रा से शुरू हुआ है। गांधी जी ने जो है वह अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा किए थे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी यात्रा पर निकले थे और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे, कुल 24-25 दिन की यात्रा के पश्चात। और वहाँ नमक बना करके नमक कानून तोड़ते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है दांडी यात्रा से की गई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। कि यानी ये सारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड है, स्टैनली बाल्डविन है, नेविल चैम्बरलेन है और विंस्टन चर्चिल है। तो इसमें से किन महोदय ने जो है भारत में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव भेजा था। तो इसका जो सबसे सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी कि विंस्टन चर्चिल महोदय ने जो है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव भेजा था। हालांकि उसके बाद जो है ये प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं और आज़ादी के समय जो प्रधानमंत्री होते हैं वह है इटली, और इटली का घोषणा पत्र जो है मुख्य रूप से जाना जाता है। रैमजे मैकडोनाल्ड का नाम आता है कि इन्होंने सांप्रदायिक पंचाट का जो है ये किया था, इससे गांधी जी बहुत ये हुए थे। तो रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट जिसमें जो है सीट को विधान जो प्रांतीय स्तर के जो चुनाव होने थे उसमें सीटों को जो है इन्होंने आरक्षित किया था, जिसमें रैमजे मैकडोनाल्ड का नाम प्रमुख रूप से जाना जाता है। अगला सवाल है 29वां नंबर सवाल है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। अरुणा आसफ अली है, एनी बेसेंट है, सरोजिनी नायडू हैं या फिर विजय लक्ष्मी पंडित है। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है 29वां नंबर सवाल के लिए कि गोल्डन थ्रेशोल्ड की कविता की जो संग्रह किए हैं वह कौन किए हैं। 29वां नंबर सवाल का सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कि सरोजिनी नायडू हैं इनकी रचयिता। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का जो अधिकार मिला है यह कौन से इसके द्वारा मिला है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या 1786 का अमेंडमेंट एक्ट या 1813 का चार्टर्ड एक्ट। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर 30वां का सी होगा, यानी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जो है यह अधिकार प्राप्त हुआ था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। यह क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा किया गया था या फिर मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा किया गया था या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो 31वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि मुस्लिमों के लिए जो है अलग से निर्वाचक मंडल की शुरुआत जो है वो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 32वां नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है। हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों की बेहतर तैयारी हो सके। 32वां में पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेल नहीं है। मार्ले मिंटो सुधार जिसको सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी जानते हैं या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन के नाम से, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन और साइमन कमीशन भारत विभाजन। तो इसका जो है 32वां नंबर सवाल के लिए कौन सुमेल नहीं है। सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन भारत विभाजन, बाकी जो है सुमेलित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राजकोषीय घाटा से क्या तात्पर्य है। यह कुल व्यय राजस्व प्राप्ति प्लस ऋण की वसूली प्लस विनिवेश की प्राप्तियां हैं या कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां हैं या कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस विनिवेश से है या कुल व्यय माइनस विनिवेश से प्राप्तियां हैं। तो 33वां नंबर सवाल का सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां, ये है राजकोषीय घाटा। अगला है कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की है। विलियम जोन्स, लॉर्ड मैकेल, जेम्स विल्सन या चार्ल्स वुड। 34वां नंबर सवाल का सबसे सही जवाब कौन है। तो 34वां नंबर सवाल का जो सबसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि जेम्स विल्सन ने जो है
आमदनी पर कर की शुरुआत, इनकम टैक्स की शुरुआत की है। 35वां नंबर सवाल है कि भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है। तो ये हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत है वह 1 अप्रैल से किया जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय है यह भारत का वित्तीय वर्ष का समय है। 36वां नंबर सवाल है कि किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में पंचायती राज प्रारंभ करने की सिफारिश की थी। पहली, दूसरी, तीसरी या इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज को जो शुरू करने की सिफारिश किया गया था वह कौन सी पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है यह बात की सिफारिश की गई थी कि पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत किया जाए। 37वां नंबर सवाल है कि स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। उपराष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा का उप स्पीकर करता है, या दोनों में से कोई भी कर सकता है या कोई नहीं करेगा। तो इसका जो सबसे सही जवाब है 37वां नंबर सवाल का कि अगर स्पीकर यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो नहीं हैं, अनुपस्थित हैं, तो वैसी स्थिति में संसद के दोनों सदन की जो संयुक्त बैठक होगी तो वो उपाध्यक्ष या उप स्पीकर महोदय करेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। अभी वर्तमान में कौन है लोकसभा के स्पीकर, तो ओम बिरला जी हैं, और इसके बाद 2024 में चुनाव होगा, फिर उसके बाद स्पीकर का चुनाव भी होगा, उसी के साथ नए सरकार का जो गठन होगा उसमें। 38 है कि किस राज्य में सूचना अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, यह किस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया था। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर हिमाचल प्रदेश। तो 38वां नंबर क्वेश्चन का सबसे जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान में जो है सबसे पहले सूचना का अधिकार का प्रयोग किया गया था। अगला है 39वां नंबर सवाल है कि इस समय संविधान में सम्मिलित कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। हमारा जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित नहीं किया गया था। आगे 1942वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975-77 के में जो है ये संशोधन करके मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जो कि भाग 4A में, इसमें भाग 4A में, और ये जो अनुच्छेद हैं यह कौन सा है, तो अनुच्छेद 51A है। इसमें जो है मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो इस समय कितने हैं, 39वां नंबर सवाल का करेक्ट आंसर है कि वर्तमान में 11 है। 10 उस वक्त निर्धारित किए गए थे, बाद में शिक्षा का अधिकार के द्वारा जो है 2002 में बच्चों को शिक्षा पाना, शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये हमारा मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस आज के इस 12वां प्रैक्टिस सेट का यह अंतिम प्रश्न है कि वर्तमान लोकसभा में सीटों का बंटवारा किस जनगणना के आधार पर किया गया है। 1901, 91, 81, 71। तो 40वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है कि 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया है। कब तक रहना है, 2026 तक। हालांकि नए रूप से जो ये कर लिया गया है, बिहार में अब 40 की जगह 61 होंगे, पूरे भारत में जो है 543 की जगह 800 के आसपास लोकसभा के सीटों पर निर्वाचन होना है। तो वर्तमान में जो है यह 2026 तक चलेगा, जो कि 1971 के जनगणना के आधार पर है। तो इस प्रकार आज हम लोग जो है यह इतिहास, भूगोल और नागरिक यानी पोल साइंस से रिलेटेड जो है हम लोगों ने प्रश्नों का संग्रह देखा है, प्रैक्टिस सेट। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। साथ ही साथ अब आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आपने इस वीडियो से जो फ़ायदा उठाया है वही फ़ायदा के लिए अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सके। और अगर साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आगे भी आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।